वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की बैठक चल रही है। स्पीकर पद के लिए नामांकन से पहले बैठक लगातार जारी है और अब जो तस्वीर है वो यहाँ पर क्लियर होते हुए ओम बिरला का नाम अब यहाँ पर सामने आ चुका है, क्योंकि इससे पहले भी ओम बिरला को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे। अब मीटिंग्स जारी है। कहा जा रहा है कि आज सुबह थोड़ी देर के बाद नामांकन भरने वाले हैं ओम बिरला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ओम बिरला ही होंगे लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार। एनडीए की तरफ से स्पीकर होंगे ओम बिरला। एक लंबा राजनीतिक अनुभव, ओम बिरला जो कि तीसरी मर्तबा जिन्होंने चुनाव जीता और उसके बाद एक बार फिर से संसद में स्पीकर के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि अब उनका नाम सामने आ चुका है। बहुत बड़ी खबर है लोकसभा स्पीकर को लेकर के। हालांकि भारत 24 ने पहले ही संकेत दे दिए थे, क्योंकि लगातार जो मंथन का दौर था, लगातार जो बैठकों का दौर था वो देखने को मिला था। इससे पहले आपको याद होगा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ओम बिरला से मुलाकात की थी और जो तस्वीर सामने आई थी उसके अपने मायने थे। ये कहा जा रहा था कि ओम बिरला के नाम को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। और आज जब नॉमिनेशन फाइल करना है, क्योंकि 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र है, कल स्पीकर के पद को लेकर के चुनाव होगा और उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट आज होती हुई हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। और अदिति, जैसा कहा जा रहा था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ही होंगे, इसके पीछे क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं और क्या संकेत और क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि फिलहाल संसद परिसर में प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसमें ओम बिरला मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा राज्यसभा के लीडर और इसके साथ साथ अमित शाह देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और साथ में ओम बिरला जो कि स्पीकर होने वाले हैं, कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बैठक शुरू हो चुकी है। किरेन रिजिजू उसमें शामिल है जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। बेहद बड़ी खबर इस वक्त की कि संसद के प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक। अब आपने कहा कि मैसेज क्या देना चाहते हैं, अगर इस मैसेज को संक्षिप्त में समझे जी तो बेहतर डिलीवरी और कोऑर्डिनेशन। आई थिंक ये जो बोला है अभी बेहतर डिलीवरी कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा फिलहाल सरकार इसी के माध्यम से सरकार अगले 5 साल में डिलीवरी को देख रही है। देखिए इस बार सरकार ने या भाजपा के आला नेताओं ने चौंकाया है, जो चौंकाने के लिए माने जाते हैं सरप्राइजेस के लिए। वो सरप्राइजेस ये था कि नो चेंज, एवरीथिंग रिपीट। प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव होता है तो उनको प्रधानमंत्री की जाहिर तौर पर शपथ लेते हैं, लेकिन गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर अब स्पीकर भी रिपीट। और वजह जीरो वेस्ट ऑफ टाइम, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम डिलीवरी, नो टाइम वेस्टेज इन ट्रांजिशन, इन शिफ्टिंग। और अब स्पीकर का जिक्र। स्पीकर के लिए इस समय सरकार के लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण पद है वो है स्पीकर और विपक्ष के साथ तालमेल। स्पीकर इस बार विपक्ष को पहले, क्योंकि 5 साल काम कर चुके हैं तो वो बेहतर तरीके से विपक्ष को समझते हैं और ये वही विपक्ष है जो इस बार अपनी धार तेज करके आया है, अपने आंकड़ों को बढ़ाकर आया है। इस समय अगर किसी भी नए व्यक्ति को, चाहे वो 8 बार का सांसद ही क्यों ना हो, लेकिन संसद संभालने में आपको लगभग साल भर का वक्त समझने आने में लग जाता है। और अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस भी है, 8 बार का सांसद भी है, तो भी उस कुर्सी को समझने में ही आपको 6 महीने का वक्त लग जाता है। और इस बार सरकार ये अफोर्ड नहीं कर सकती प्रिया कि एक भी गलती या एक भी कोई मिसफायर हो जाए। ऐसे में ओम बिरला पर विश्वास जताते हुए, ये बात अलग है कि ओम बिरला की 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े उत्पादक की बात करें, डिलीवरी की बात करें, वो किया है, लेकिन इस बार उस उत्पादक और डिलीवरी इतनी बड़ी बात नहीं होगी, पर चुनौती होगी ये कांटों का ताज, जिसमें विपक्ष के आंकड़े बड़े हैं, मंसूबे भी बड़े हुए हैं,
मनोबल भी बढ़ा। अदिति, दो चीज, एक तो जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि कॉन्टिन्यूटी ही है, यही कारण है कि जो अहम विभाग बड़े चेहरों के पास थे मोदी 3.0 में भी उन बड़े चेहरों के पास वही अहम विभाग और एक कॉन्टिन्यूएशन स्पीकर के तौर पर भी। दूसरा अहम सवाल अदिति अब यहाँ पर यह हो जाता है कि विपक्ष की क्या रणनीति होगी, क्योंकि इससे पहले इस बात को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष भी स्पीकर पद पर कोई उम्मीदवार उतार सकता है और अगर ऐसा होगा तो 72 साल के बाद परंपरा टूटेगी और चुनाव होने की नौबत हो सकती है। ओम बिरला को लेकर के विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, इसमें कई सारे सवाल हैं, उसके कई सारे जवाब हैं, पर पहला आप ये समझिए, विपक्ष केवल उस स्थिति में चुनाव चाहेगा जिस स्थिति में उसको इस बात के लिए कंफर्मेशन नहीं होगी कि डिप्टी स्पीकर उसका होगा। अगर सरकार उनको डिप्टी स्पीकर देने का वादा कर देती है तो फिर ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होगा और सर्वसहमति से पारित कर दिया जाएगा स्पीकर। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर का चुनाव को लेकर संशय होता है तभी चुनाव होगा। अब सवाल ये है कि डिप्टी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए चाहती है कि उन्हीं के पास हो। डिप्टी स्पीकर का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्पीकर का। स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर स्पीकर होता है। ऐसी स्थिति में अभी फिलहाल जो बैठक चल रही है, देखिए, डिप्टी स्पीकर के नियुक्ति में स्पीकर का भी बड़ा रोल होता है, सरकार का भी बड़ा रोल होता है और विपक्ष दावा करता है कि वो उसकी हक है। ऐसे में इस समय जो संसद भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय में जो बैठक चल रही है वो यही है कि डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या रणनीति होती है। इसीलिए विपक्ष भी चुप है, इंतजार कर रहा है। हालांकि राजनाथ सिंह ने सबसे बातचीत करी है, ये बताया जा रहा है, किरण रिजिजू ने बातचीत करी है और सहमति बनाने की कोशिश की। अब देखिए, यहाँ पे सहमति का सवाल अलायंस से तो है ही नहीं। अलायंस को ये बता दिया गया है कि भाई अगर चाहते हो कि सरकार बेहतर तरीके से चले तो ऐसी स्थिति में एकजुट होना जरूरी है और सरकार के फैसलों पर आपको आंख बंद करके विश्वास करना होगा। और उससे बड़ी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण है अब की जो रणनीति। लेकिन आपने ये भी कहा कि स्पीकर को लेकर विपक्ष का रुख क्या है। देखिए, ओम बिरला से रूबरू है विपक्ष, बिल्कुल ओम बिरला के काम करने के तरीके से रूबरू है विपक्ष। लेकिन इस पूरे कार्यकाल में अगर कुछ अच्छी बातें हुई तो कुछ बुरी बातें भी। बुरी, जैसे अगर बुरा कहना विपक्ष के लिहाज से होगा, अच्छी बातें ये है कि उत्पादक, प्रोडक्टिविटी, सभी को बोलने का मौका के साथ साथ ओम बिरला की चेहरे की वो मुस्कान, जिसकी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी 15 मिनट तक आखिरी भाषण में। लेकिन इसी मुस्कान के बीच में एक क्षण ऐसा आया जब विपक्ष हंगामा करता था मणिपुर को लेकर। उस समय कई सारे नेता विपक्ष के, उनको सस्पेंड किया गया। ऐसे में वो एक समय आया था जब ओम बिरला से नाराजगी थी स्पीकर से निष्पक्ष होकर काम ना करने को लेकर। लेकिन ज्यादातर स्थिति में ये देखा गया कि जब भी वॉकआउट होता था विपक्ष का, ओम बिरला उनको समझाने में विजय होते थे। ओम बिरला के चेंबर में आके विपक्ष बात करके अपनी भड़ास निकालता था। मैंने वो दिन और वो समय भी देखा है जब विपक्ष के सांसद ओम बिरला के चेंबर में बैठ के अपनी भड़ास भी निकालते थे और ओम बिरला मुस्कुराते मुस्कुराते उनको समझा देते थे और बाद में सब अपनी चेयर पे जाके अपने आसन वो बिरला ग्रहण कर लेते थे और अपनी जगह विपक्ष ग्रहण कर लेता था। लेकिन तब और अब में प्रिया, आप बेहतर तरीके से जानती हैं, 272 प्लस और 272 माइनस की कहानी थी। ये लोकतंत्र का मंदिर 272 प्लस और 272 माइनस के गणित के इर्द गिर्द घूमता है। 272 प्लस वाली स्थिति में सरकार अलग फैसले ले पाती है, अलग तरीके से बिल इंट्रोड्यूस करती है और स्पीकर का तौर तरीका अलग होता है। 272 माइनस की स्थिति में स्पीकर को बहुत फूक कर कदम रखने होंगे, स्पीकर को बैलेंस बनाना होगा और स्पीकर अगर सरकार को सपोर्ट करेगा तो उसके लिए उसको निष्पक्ष होते हुए करना होगा, क्योंकि विपक्ष के पास डिप्टी स्पीकर होगा, विपक्ष के पास आवाज होगी, विपक्ष के पास नंबर होगा। तो ऐसी तमाम स्थितियों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कुछ करना है। तो फिलहाल ये तमाम तरीके हैं और अब आपको बता दें कि अभी बैठक चल रही है और अदिति, क्योंकि इसको लेकर के पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि अगर हम फ्लैशबैक में देखें तो कहा जा रहा था कि जो अलग अलग घटक है, क्योंकि जो आप आंकड़ों का जिक्र कर रही हैं, इस बार एनडीए की सरकार है, इस बार जो सिचुएशन है वो 2014 और 19 के मुकाबले बिल्कुल अलग है। एक मिनट लौट रही होती थी, राहुल गांधी कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है, तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है।
तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे थे, डिप्टी स्पीकर को लेकर के वो कहते हुए कि विपक्ष का होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओम बिरला को लेकर के तस्वीर अब पूरी तरीके से क्लियर कट। 11:30 बजे वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार बनी हुई हैं, और अदिति, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष की तरफ से मांग है कि डिप्टी स्पीकर का पद हमें ही मिलना चाहिए, और एक परंपरा रही है। हालांकि वो बात अलग है कि इस देश ने यह भी देखा है कि जब एक ही पार्टी का स्पीकर भी रहे और डिप्टी स्पीकर भी रहे, और इसी वजह से बीजेपी कह रही कि परंपरा तो आपने, यानी कि कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया। पहले तो बहुत महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का इतना वोकल होना। ये नजर दर्शाता है कि जो राहुल गांधी हैं वो इस बार एलओपी की भूमिका में, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये बताया गया, ये माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी हैं, जो राजनाथ सिंह है, वो विपक्ष से बात कर रहे हैं, और इसके अलावा किरण रिजिजू। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कॉल किया राजनाथ जी को, और राजनाथ जी ने कॉल रिटर्न नहीं किया, जबकि अभी तक तस्वीर क्या थी? अभी तक तस्वीर ये थी कि राजनाथ जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की है, एमके स्टालिन से भी बात की है, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान कुछ और दर्शाता है। राहुल गांधी का ये बयान ये कहता है कि अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे और राजनाथ जी के बीच में बात नहीं हो पाई, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे के फोन का जवाब राजनाथ जी ने नहीं दिया। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात समझते हैं। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कह दिया कि कन्वेंशन यही है कि डिप्टी स्पीकर हो, कन्वेंशन यही है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। राहुल गांधी के इस बयान से साफ है कि किसी भी स्थिति में डिप्टी स्पीकर विपक्ष देने को राजी नहीं है, और इसी को लेकर फिलहाल प्रधानमंत्री चेंबर में चर्चा चल रही है संसद भवन के। दूसरी बड़ी बात है, आप राहुल गांधी के बयान को डिकोड करेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर साफ होती नजर आएंगी। दूसरी बात यह है, डिप्टी स्पीकर के लिए अभी तक राजी नहीं हुआ है सरकार, इसीलिए सरकार रणनीति पर रणनीति बना रही है। अब ये बात साफ है, भले ही 11:30 बजे जो है ओम बिरला जो है नामांकन भरेंगे, लेकिन ओम बिरला के नामांकन भरने के साथ साथ विपक्ष तैयार है कि हम फिर स्पीकर के लिए चुनाव में उतरेंगे अगर डिप्टी स्पीकर को क्लैरिटी नहीं होती। यानी अगले कुछ घंटे बेहद चुनौती। जी ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी विपक्ष और लोकसभा स्पीकर के बीच का जो गणित है वो बिगड़ा हुआ है, अलग तरीके से है। यानी कि अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि राजनाथ जी ने बात कर ली है विपक्ष से, लेकिन ऐसी तस्वीर राहुल गांधी के बयान से साफ नहीं होती, और ये साफ होता है कि राहुल गांधी जो है, विपक्ष जो है वो इंतजार कर रहा है इस बात की कंफर्मेशन का कि उनको दिया जाएगा डिप्टी स्पीकर। और फिलहाल जो बैठक चल रही है जिसमें ओम बिरला भी मौजूद हैं, फिलहाल जो बैठक चल रही है जिसमें किरण रिजिजू, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद है, उसमें डिप्टी स्पीकर की रणनीति पर ही चर्चा चल रही है। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है। और सबसे बड़ी बात अदिति, क्योंकि यहाँ से क्लियर कट है कि विपक्ष अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जब तक डिप्टी स्पीकर को लेकर के तस्वीर पूरी क्लियर नहीं हो जाती, तब तक विपक्ष की तरफ से इसको लेकर के सहमति या फिर असहमति, इसको लेकर के थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अदिति, सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो पहले ये कहा जा रहा था कि जो सहयोगी दल है यानी कि टीडीपी, जेडीयू, स्पीकर पद को लेकर के वो भी अपनी विशलिस्ट पूरी तरीके से तैयार रखे हुए हैं। लेकिन एक मिनट लौट रही हूं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। फिलहाल अखिलेश
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां पर पहुंच चुके हैं और दूसरी तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं कि लोकसभा की जो कार्यवाही है वो भी शुरू हो चुकी है और क्योंकि शपथ तमाम जो सांसद हैं वो ले रही है, प्रक्रिया आज भी जारी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अदिति के पास एक बार फिर से लौटते हुए, अदिति यही सवाल था क्योंकि पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि टीडीपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि स्पीकर का पद उसे जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से क्लियर कट करते हुए और ये बताते हुए कि जो अहम मंत्रालय और इसके साथ स्पीकर का पद, क्योंकि वो भी जानती है कि चुनौती बड़ी है और कई मामलों में स्पीकर का जो फैसला होता है वो निर्णायक होता है, चाहे वो बहुमत साबित करने की बारी हो या फिर दल बदल कानून जैसे अहम पड़ाव जहां पर स्पीकर का जो फैसला होगा वो निर्णायक होगा। और यही वजह कि स्पीकर बीजेपी अपना ही रखेगी। और आए नहीं, विपक्ष भी जानता है कि स्पीकर जो है वो एनडीए का ही होगा और भारतीय जनता पार्टी का, टू बी प्रिसाइज। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात प्रिया ये है कि अभी डिप्टी स्पीकर को लेकर तमाम बातचीत चल रही है कि डिप्टी स्पीकर कौन होगा। आपने एक बात का जिक्र किया कि कितना महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र का अगर जिक्र करें और हम पिछले कुछ तरीके से देखें कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाहे दल बदल कानून की बात हो, चाहे कुछ सांसद अपनी पार्टी छोड़कर यहाँ इस तरफ पहुंचने की बात हो, दूसरे पार्टी को ज्वाइन करने की बात हो। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन सभी जगहों पर स्पीकर का रोल, स्पीकर का फैसला, स्पीकर का आदेश इतना महत्वपूर्ण है कि कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। इतना महत्वपूर्ण है कि कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। और प्रिया, मेरी आवाज मुझ तक वापस लौट रही है, ये टेक्निकल इशू है, अगर इसको आप ठीक करा सकें। बिल्कुल, मैं ठीक करवाती हूँ अदिति उसे, आप प्लीज कंटिन्यू करें। अदिति कि चाहे दल बदल कानून हो, चाहे अब आपको मैं जिक्र के तौर पर अगर करें तो आप देखिए एक डिजिटल इंडिया बिल आने वाला है। डिजिटल इंडिया बिल में एआई से लेकर यूट्यूब से लेकर तमाम जो जिस तरह का आईटी का जो बिल, आईटी पे बिल है, उस पर एक बहुत कड़े कानून लेकर बिल आने वाला है। विपक्ष ये मानता है या फिर अलायंस भी ये मानता है, अलायंस की भी पार्टी ये मानती है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है एआई का मिसयूज, प्रधानमंत्री उसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। लेकिन आपने देखा होगा एक वीडियो डांडिया करते हुए प्रधानमंत्री का भी था। लेकिन इसके इतर विपक्ष मानता है कि ये तो उन यूट्यूबर्स का मुंह बंद कराने के लिए है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो देखिए ऐसे बिल, इसके अलावा बीज विधेयक आने वाला है सीड्स को लेकर, सीड्स के का बीमा को लेकर, सीड्स को लेकर, जिसमें ये विपक्ष मानता है कि जो छोटे किसान हैं या जो छोटी कंपनीज हैं जो बीज उत्पाद बेचती हैं उन पर नुकसान होगा। ठीक वैसे ही प्रिया, जैसे आप अपनी टेलीफोन चुनती हैं कि मैं कौन से सब्सक्राइबर लूँ, एयरटेल लूँ, वोडाफोन लूँ, वैसे ही आप घर की बिजली चुनेंगी। आप जिस घर में रहती हैं, अब आप सरकारी कंपनी चुनेंगी या प्राइवेट कंपनी। अब बेहतर सुविधा के लिए लाइट जो जिसे बोलते हैं लोड शेडिंग ना होने के लिए आप हो सकता है प्राइवेट कंपनी चुने। ऐसे में सरकारी कंपनी, सरकारी जो बिजली की कंपनियां हैं उनका वो होगा नुकसान। ये तमाम बिल ऐसे हैं जो डंके की चोट पर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ऐसे ही बीमा को लेकर भी, एफडीआई को लेकर भी कई बिल हैं। जैसा आपने कहा दल बदल कानून को लेकर भी स्पीकर का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तमाम वो बिल हैं, ये 272 के प्लस होता तो शायद डंके की चोट पर आते, लेकिन इस बार विपक्ष हो या अलायंस की जो लोग हैं वो इस पर माने या न माने, लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 साल, और आपने कंटिन्यूटी का जिक्र किया था, जिस तरीके से 10 साल तक जो विकास की बात लगातार सरकार करती आई है कि हम विकास के काम कर रहे हैं, हमने जो जितने भी पुराने बिल थे जैसे कि उनको तब्दील कर दिया है, जो आज़ादी से पहले थे, जो हमें आज़ादी के उस समय के, आज़ादी के पहले के उस दर्द को बयां करते थे, हमने उसके नाम बदल दिए, उन बिल बदल दिए। वैसे ही बहुत सारे बड़े कड़े कानून लाने की प्रक्रिया में स्पीकर का रोल बेहद महत्वपूर्ण होता है। वो किस बिल को साधारण और किस बिल को मनी बिल के तहत अप्रूव करा ले, क्योंकि मनी बिल में बहुत सारे लेकर के, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का तो जिक्र लगातार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीते अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें तो इसी सदन ने कई सारे ऐतिहासिक फैसले लिए जिसमें असंदी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जम्मू कश्मीर को लेकर के हो, इसके अलावा महिलाओं को लेकर के हो, 17वीं लोकसभा में ये सब पास हुआ, ये सब फैसला हुआ। तो क्या ये भी ओम बिरला के हक में गया? इसके अलावा दूसरा सवाल ये कि ओम बिरला आते हैं कोटा से, राजस्थान से, उस राजस्थान से जहां पर इस बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप परिणाम नहीं आए। क्या ये एक तीर से दो निशाना है और राजस्थान को लेकर के क्या मैसेज इसके जरिए, ओम बिरला के चयन के जरिए? देखिए, इस बार, पिछली बार भले ही ओम बिरला का जो चयन होता
जो हुआ था 17वीं लोकसभा के लिए 2019 में, उसको ऐसा देखा जा सकता था कि राजस्थान में एक बड़ा मैसेज दिया है। क्योंकि आप देखिए कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे कि प्रधानमंत्री गुजरात से और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात से थे, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ था अमित शाह के। वैसे ही संसद भवन में अपर हाउस लोअर हाउस दोनों राजस्थान से, अभी भी आप देखिए धनखड़ साहब अपर हाउस राजस्थान से, वाइस प्रेसिडेंट, और वैसे ही लोकसभा। लेकिन इस बार राजस्थान को मैसेज देने, देखिए राजस्थान ओम बिरला पहले 2.5 लाख वोटों से वो जीते थे, इस बार 41,000 वोटों से जीते हैं। यानी कि जो राजस्थान का जो भाजपा का परफॉर्मेंस था उसका इंपैक्ट ओम बिरला को भी देखना पड़ा है। जबकि ओम बिरला स्पीकर थे, जबकि ओम बिरला बड़ा नाम थे, जबकि ओम बिरला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहते हुए भी उन्होंने अपने इलाके का विकास किया, लेकिन फिर भी केवल 41,000 वोटों से वो जीते। तो इस बार ओम बिरला का चयन राजस्थान में किसी मैसेजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंटिन्यूटी और डिलीवरी चाहिए। वो एक कई राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं और उनको ट्रेनिंग का काम आज से शुरू हो रहा है। सितंबर से दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा और इसमें हम पूरे देश भर में लाइव स्टॉक की गणना करते हैं। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को अभी आप सुन रहे थे, हालांकि दूसरे विषय पर वो अपनी बात रखते हुए। अदिति, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं? तो कंटिन्यूटी, क्योंकि देखिए अब इसको हम एक काम करते हैं हमारे दर्शकों को समझाने के लिए प्रिया, हम बिंदुवार बात करते हैं। ओम बिरला को दोबारा स्पीकर क्यों चुना गया? पहला, ब्लाइंड ट्रस्ट कि जो बात प्रधानमंत्री और स्पीकर के बीच है वो जो फेथ है वो। दूसरा, डिलीवरी, पिछले 5 साल की कंटिन्यूटी कि जिस तरीके से सरकार जो चीजें जैसा चाहती है उस तरह की डिलीवरी, और साथ में मुस्कुराते हुए विपक्ष को साथ रखना। चौथी बड़ी बात है कि 17वीं लोकसभा में बड़े काम, पेपरलेस कर देना, बहुत ही स्विफ्टली ओल्ड संसद से नई संसद के अंदर का ट्रांसफर, बड़े बड़े ऐतिहासिक बिल का आना। लेकिन ये सारी बातें आंकड़ों पर है। पहले इतने आसानी से इसलिए हुआ क्योंकि आंकड़े ज्यादा थे। अब इस बार कांटों के ताज में चुनौती ओम बिरला को दी गई है कि भाई तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अगर फर्ज कीजिए कि इमेजिनेशन कीजिए कि जो आला कमान है उन्होंने स्पीकर को चुनने से पहले उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनकी डिलीवरी देखी, उनके संयम देखा कि वो कभी भी भड़कते नहीं हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और तीसरा, बीच का रास्ता विपक्ष के साथ निकालते हैं। चौथा, सरकार को जिस तरीके की एक सपोर्ट एक्सपेक्ट होता है स्पीकर से, इसीलिए तो स्पीकर उस पार्टी का बनता है जो सत्ताधारी होती है, वो मिलता रहा है। वो स्पीकर और सरकार की भावना के समझना, ये तमाम वो कारण है। इस समय अगर पॉलिटिकल और जातिगत कारण समझे तो वो सही नहीं है। ना तो राजस्थान को कोई मैसेज है, मैसेज चला जाएगा वो एक अलग बात है, और ना ही कोई जाति, बढ़िए हैं समाज से, और भारतीय जनता पार्टी बढ़िए ब्राह्मण की पार्टी है। लेकिन इसकी ये वजह नहीं है कि अभी इस बार जाति की वजह से उनको रिपीट किया गया है। क्लियरली उनकी डिलीवरी, क्लियरली उन पर ट्रस्ट, क्लियरली उन पर फेथ, क्लियरली उनका विपक्ष से तालमेल। लेकिन अगर पिछली बार मौसम सुहाना था 17वीं लोकसभा का, तो 18वीं लोकसभा का मौसम ना तो सुहाना है, अब इसमें आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, बादल भी गरजेंगे, धूप भी आएगी, और कभी कभी सुहाना मौसम भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सारे मौसमों को कैसे हैंडल करेंगे ओम बिरला, उसके लिए उनको पिछले 5 साल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बिल्कुल, ये अपने आप में कंटिन्यूटी के बहुत तहत। ज्यादा तो आज आप फर्ज है, कीजिए और जिसका एक बार के जिक्र, लिए। जी अदिति, जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए। जी, तो ये ट्रेनिंग, फर्ज कीजिए कि अगर किसी और को बना भी दिया जाता है तो उस व्यक्ति को एक बार का भले ही 24 घंटे 48 घंटे लगेंगे उस बात को समझने के लिए। यहाँ पर कंटिन्यूटी यही है, जैसे बड़े बड़े मंत्रालयों की कंटिन्यूटी है कि किसी काम को समझना नहीं, सब कंटिन्यूटी में, वैसे ही ठीक है। अगर हम कुछ इसका सार समझे अदिति, तो सबसे बड़ी बात विश्वास, कॉन्टिन्यूएशन और ओम बिरला की मुस्कुराहट, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही कि इस तरीके से ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कान के साथ ओम बिरला हर एक स्थिति को संभालते हुए नजर आए थे 17वीं लोकसभा में, और यही उम्मीद 18वीं लोकसभा में भी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अदिति नागर।